सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो दोस्तों, हमें सामाजिक विज्ञान की 7वें लेसन की चर्चा कर रहे थे। 7वें लेसन का आज लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट है। अब अपने याद करो एक बार, पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चले। अपन जो अपन ने 6वां लेसन किया था, 6वें लेसन का लास्ट पर्सन अपन ने किया था। ध्यान रखना कौन से लेसन की चर्चा कर रहा हूँ, 6वें लेसन की। 6वें लेसन का लास्ट पर्सन था सर्वोच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करो। और अब 7वें लेसन का लास्ट पर्सन है उच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करो। मैंने आपको ये भी कहा था 6वां लेसन याद करने के बाद ही आप 7वां लेसन याद करना, वरना डायरेक्ट आपको 7वां लेसन समझ में नहीं आएगा। तो लगभग जो 6वें लेसन के लास्ट में तो अपन ने सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की थी, और आज अपन 7वें लेसन के लास्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार की। लगभग अपने पॉइंट वो ही रहेंगे कौन से, जो सर्वोच्च न्यायालय में थे। हालांकि कंप्लीट तो वो पॉइंट नहीं रख पाएंगे अपन, लेकिन काफी कुछ वो पॉइंट रहेंगे, काफी कुछ उससे मिलता जुलता आंसर रहेगा अपना। चलो प्रारंभ करते हैं। दो चीजें हो गई, एक तो संगठन, दूसरा क्षेत्राधिकार। पहले अपनी चर्चा होगी उच्च न्यायालय का संगठन। तो अब इसमें देखना, जो भी उच्च न्यायालय होगा, एक लाइन तो आप ये लिख देना, इसमें बिना पॉइंट डाले ये लिख देना आप। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, शुरुआत आपको यहीं से करनी है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय में तो मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तो मैंने आपको फिक्स बता दिया था कि 34 न्यायाधीश हैं। अब उच्च न्यायालय तो प्रत्येक राज्य में होता है, तो प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या भी अलग अलग होती है। इसलिए अपन यहाँ कंफर्म नहीं बता सकते कि ये कंफर्म नहीं बता सकते कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि ये राज्य में होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। बस थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, यह तय कौन करता है, यह राष्ट्रपति तय करता है। इसी में आगे लिख देना आप। किसी उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, यह राष्ट्रपति तय करता है। यह राष्ट्रपति तय करता है। समझ गए बात? तो ये तो शुरुआत में थोड़ा बहुत परिचय देंगे अपन उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में। अब पॉइंट टू पॉइंट अपन स्टडी प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा आपकी पुस्तक में, क्या? नियुक्ति। कि भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सेम वो का वो वर्णन होगा जो अपन ने पढ़ा था 6वें लेसन में सर्वोच्च न्यायालय में। तो याद करना, सर्वोच्च न्यायालय में मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन है? राष्ट्रपति। वहां मैंने आपको बताया था किसकी सिफारिश पर? तो वहां बताया था मैंने आपको कॉलेजियम मंडल की सलाह पर। वहां मैंने आपको ये बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखना उच्च न्यायालय के बारे में भी नहीं बता रहा हूं, पहले सर्वोच्च न्यायालय वाला बता रहा हूं। वहां पर ये लिखा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम मंडल की सलाह पर की जाती है। इस कॉलेजियम मंडल में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम मंडल में 5 कौन कौन होते हैं? एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। इन 5 न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं? कॉलेजियम मंडल कहते हैं। इस कॉलेजियम मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सेम वो का वो वर्णन अपन यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हो बात?
केवल सर्वोच्च न्यायालय की जगह क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है, कॉलेजियम मंडल की सिफारिश पर की जाती है। चलो लिखते हैं इस पॉइंट को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बताओ किसकी सिफारिश पर, कॉलेजियम मंडल की सिफारिश पर की जाती है। फिर आगे अपन ने देखो वहां भी ये लिखा था कि इस कॉलेजियम मंडल में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। वो की वो बात अपन यहां लिखेंगे। इस कॉलेजियम मंडल में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम मंडल में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। 5 कौन कौन से, डैश के करके लिख देना। सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य वरिष्ठ का मतलब सीनियर, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। इन 5 न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं, कॉलेजियम मंडल कहते हैं। इस कॉलेजियम मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति वाला चैप्टर कंप्लीट। अब अपन इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है योग्यताएं, कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं। तो संगठन में ये अपना दूसरा पॉइंट क्या होगा, योग्यताएं। देखो वहां भी अपन ने 2 योग्यताएं लिखी थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए। यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में भी अपने को कितनी योग्यताएं लिखनी है, 2। पहली तो वही जो अपनी परंपरागत चली आ रही है, कहाँ का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वहां अपन ने दूसरे पॉइंट में 3 बातें लिखी थी, याद करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में अपन ने जहां योग्यता का पॉइंट डाला था, उस योग्यता में पहला पॉइंट तो ये कही था। दूसरे पॉइंट में अपन ने 3 बातें लिखी थी कि इन तीनों में से कोई सा एक होना चाहिए। उन तीनों में से जो दूसरी बात थी ना, वो अपने को यहां लिखनी है। उन 3 का जो दूसरा पॉइंट था वो लिखा था मैंने, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट कह दो चाहे वकील कह दो चाहे अधिवक्ता कह दो, एक ही बात है, अधिवक्ता रह चुका हो। देखो या तो उच्च न्यायालय में किसकी योग्यता पड़ रही है, न्यायाधीश बनने के लिए, तो उच्च न्यायालय में उसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो। या तो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, या फिर भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ये 2 योग्यताएं होती हैं किसके लिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। समझ गया, पहला वो क्या है,
दूसरी योग्यता में इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए, या तो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय में उसी को न्यायाधीश बनाया जाएगा जो भारत के किसी भी न्यायालय में, मतलब ये छोटे मोटे न्यायालय होते हैं ना, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, राजस्व न्यायालय, इन किसी भी न्यायालयों में 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। तो ये क्या हो गई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है कार्यकाल व महाभियोग। वहां भी अपन ने देखो ये पॉइंट लिखा था कार्यकाल एवं महाभियोग, वहां लिखा था ना अपन ने। सर्वोच्च न्यायालय में भी एक पॉइंट लिखा था, वहां तो अपन ने ये लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो होता था 65 वर्ष की आयु तक, जबकि हम अपन अब बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक। तो कार्यकाल कितना होता है 62 वर्ष की आयु तक। जैसे ही उनकी 62 वर्ष की आयु होती है उनका रिटायरमेंट हो जाता है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन यदि वो किसी कदाचार का मतलब होता है बुरा आचरण, कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो संसद द्वारा उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है। दोबारा सुनना एक बार, ये उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है, कार्यकाल तो कितना होगा 62 वर्ष की आयु तक, मतलब 62 वर्ष की आयु होते ही उसकी क्या हो जाती है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है, वो सेवानिवृत्त हो जाता है। लेकिन अगर बीच में उसने कोई कदाचार कर लिया, कदाचार कहते हैं बुरे आचरण को, मतलब कोई भ्रष्टाचार कर लिया, किसी और मामले में संविधान का कोई बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर दिया, कोई भी कदाचार मान लो, बुरा आचरण मान लो, अगर वो कदाचार करता है तो संसद उसे पहले भी पद से हटा सकती है, और उसे पद से हटाने वाला ही क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। अब देखो संसद कैसे हटाती है पद से, संसद में कितने सदन है, 2 सदन, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अगर किसी न्यायाधीश, कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने कह दिया कि भाई इसको पद से हटाना चाहिए, मतलब यहाँ से प्रस्ताव पारित, फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य कह दिए, तो फिर उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। समझ गए? तो इसका उल्लेख लिखते हैं अपन, तो इसमें लिखना, पहले तो अपन कार्यकाल लिखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन यदि कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है, कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो संसद कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश को पद से हटा सकती है, न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। समझ गए बात? और हटाने की एक क्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। अब आप चाहो तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, अपनी की पुस्तक में केवल यहाँ पॉइंट दे रखा है कार्यकाल, आप लोग इसको इतना भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अपन ने वही बात लिखी है, यही लिख देना आप तो ज्यादा ठीक रहेगा, किताब वाले लैंग्वेज लिख देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है,
लेकिन यदि कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है तो संसद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। ये क्या हो गया? कार्यकाल। चौथा पॉइंट है वेतन। कि वेतन कितना होता है न्यायाधीशों का। तो देखो उच्च न्यायालय में एक तो होता है क्या? मुख्य न्यायाधीश, और बाकी कौन से न्यायाधीश होते हैं? अन्य न्यायाधीश। समझ गए बात? अब पहले तो आप एक काम करो, पहले वाला बताओ। सर्वोच्च न्यायालय का बताना आपको पहले। अभी तो अपन उच्च न्यायालय का लिखेंगे हालांकि, लेकिन उच्च न्यायालय का लिखने से पहले आप मुझे बताओगे सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तो अपने पहले चर्चा हो चुकी थी ना कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में भी तो क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है, कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना था? सोचो देखे, 2,80,000। समझ गए बात? और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना था? 2,50,000। अब थोड़ा यहां ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है वो तो है एक पूरे देश का, और उच्च न्यायालय होता है प्रत्येक राज्य में। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, कौन से न्यायालय के? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो किसके बराबर के होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर के होते हैं। समझे बात? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लगभग बराबर लेवल के होते हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का जितना वेतन होगा उतना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होगा। तो अपन उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 2,50,000। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो हो गया 2,50,000 रुपए प्रति माह है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन हो गया 2,25,000 रुपए प्रति माह। मतलब एक महीने का इसका 2.5 लाख, इसका 2.25 लाख। ये हो गया इनके क्या? वेतन। वेतन के बाद में चलो इसी में लिख लेते हैं अपन, छोटा सा पॉइंट है शपथ। बस एक ही लाइन लिखनी इसमें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। क्योंकि अपन चर्चा कौन से न्यायालय की कर रहे हैं? उच्च न्यायालय की। तो यहां लिख देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलवाता है। राज्यपाल शपथ दिलवाता है। क्यों? और इसके बाद में अगला पॉइंट है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब समझते हो? ट्रांसफर। तो छठा पॉइंट है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। मतलब न्यायाधीशों का ट्रांसफर। देखो सर्वोच्च न्यायालय में तो अपन ये पॉइंट ही नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? कि भाई सर्वोच्च न्यायालय तो है ही पूरे देश में एक। अब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तो ट्रांसफर ही कहाँ होगा? वो तो है ही एक ही न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय तो प्रत्येक राज्य में है ना, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हो सकता है। जैसे मास्टरों का ट्रांसफर भी होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हो जाता है कई बार, वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर या स्थानांतरण हो सकता है। अब ये ट्रांसफर करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, शपथ राज्यपाल दिलाता है और ये स्थानांतरण कौन करता है? ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। शपथ राज्यपाल दिलवाता है और ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिख देना एक लाइन में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
हालांकि देखो राष्ट्रपति भी जब इनका ट्रांसफर करता है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जब ट्रांसफर करता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो बड़ा वाला न्यायालय ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, वो जैसी सलाह देता है उसी के अनुसार राष्ट्रपति का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये 6 पॉइंट अपने को याद रखने किसमें, उच्च न्यायालय के संगठन में। अब अपन चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। संगठन कंप्लीट हो चुका, आपको ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए क्योंकि अपन ने पहले सर्वोच्च न्यायालय कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो अब अपन बात करेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सबसे पहला पॉइंट लेंगे अपन इसमें, कौन सा क्षेत्राधिकार है। देखो वहां भी अपन ने पहला पॉइंट लिखा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और यहां भी पहला पॉइंट लिखेंगे कौन सा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा यहां लिखेंगे अपन क्या, अपीलीय क्षेत्राधिकार, और वहां भी अपन ने क्या लिखा था, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब दोनों में सुनना, अपन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो वे मामले जिनकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में होती है वह उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। समझ गए बात। कोई ऐसा मामला हो जिसकी डायरेक्ट सुनवाई कौन कर रहा है, उच्च न्यायालय कर रहा है, तो वह उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समझ गए बात। अब अगला सुनना, उच्च न्यायालय के अलावा कई छोटे छोटे न्यायालय और आते हैं। जिला न्यायालय आता है, तहसील न्यायालय आता है। तहसील न्यायालय द्वारा या जिला न्यायालय द्वारा, मतलब ये नीचे के न्यायालय हो गए, तो अपन ये कह सकते हैं नीचे के न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जब अपील की जाती है, कौन से न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तो यह उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। समझ गए बात। दोनों को एक साथ देखना, ये उच्च न्यायालय, समझ गए बात। उच्च न्यायालय से नीचे आ गया कौन सा न्यायालय, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से नीचे का आ गया कौन सा न्यायालय, तहसील न्यायालय। तो ये तो नीचे के न्यायालय हो गए ना, समझ रहे हैं। दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, फिर अपन बोर्ड पे लिख देंगे। अगर कोई ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई डायरेक्ट या सीधे कहां हो रही है, उच्च न्यायालय में हो रही है। यहाँ देखना सीधे उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है, तो ये तो उच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। समझ गए बात। और यदि नीचे के न्यायालयों के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है, इनके निर्णय के विरुद्ध अपील हम कहां करते हैं, उच्च न्यायालय में। तो इनके निर्णय के विरुद्ध अपील होकर यदि कोई मामला उच्च न्यायालय में गया, तो यह उच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 प्रकार का होता है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट, वो अपन लिख लेंगे यहाँ। तो पहले तो देखो इनका वर्णन करते हैं अपन। तो इसमें लिखना वे मामले जिनकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में होती है, उसे उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर लिख देना, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी कोई विवाद होगा। किस किस का विवाद, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विवाद होगा, उसकी सुनवाई होगी हमेशा डायरेक्ट कहां, उच्च न्यायालय में। तो यह कौन सा क्षेत्राधिकार हो गया, इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो जैसे संसद या
राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विवाद। तो ये इसके कौन से क्षेत्राधिकार में आएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। कंप्लीट। दूसरा अपन चर्चा करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था नीचे के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जो अपील होगी वह कौन सा क्षेत्राधिकार होगा? उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें अपन लिखेंगे नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करना उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। अब देखो वहां भी अपन ने सर्वोच्च न्यायालय में भी बात की थी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 प्रकार का होता है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट। वही 4 प्रकार आज अपने को यहां लिखने हैं। तो नीचे लिख देना अपीलीय क्षेत्राधिकार चार प्रकार का होता है। डैश करके लिख देना, ABCD करके लिख देना इसको। संवैधानिक, वही 4 है जो अपन ने उस सर्वोच्च न्यायालय में लिखे थे ना, वही 4 यहां लिख रहा हूं। संवैधानिक, दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा विशिष्ट। तो इस सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं अपने। लगभग वही बातें हैं जो अपने सर्वोच्च न्यायालय में लिखी थी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में तीसरा क्षेत्राधिकार अपन देखेंगे क्या? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय भी अपन ने वहां भी लिखा था, और जो वहां अभिलेख न्यायालय का मतलब था वो का वो मतलब कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो देखो दोनों लेसन क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तीसरी शक्ति या क्षेत्राधिकार में अपन लिखेंगे क्या? अभिलेख न्यायालय। तो इसमें देखो क्या लिखना है अपने को? उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। इसी में आगे लिखना अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ हैं। अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ हैं। अब इसका मतलब समझना, अपन ने सर्वोच्च न्यायालय वाला जब अपन ने पढ़ा था वहां भी अपन ने सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय लिखा था। वहां सिर्फ देखो अंतर कहाँ है? वहां अनुच्छेद 129 लिखा था, वहां अपन ये लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ हैं। अब 2 अर्थ वो के वो लिखने हैं जो अपन ने सर्वोच्च न्यायालय में लिखे थे। एक तो लिखा था अपन ने क्या कि भाई सर्वोच्च, वहां क्या लिखा था वो सुना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। यहां अपन लिख देंगे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। सेम वो की वो लैंग्वेज लिखनी है, ध्यान रखना यहां। तो पहला तो क्या लिख रहे हैं अपन? उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों के लिए
कानून की तरह कार्य करेंगे। समझ गए बात? इसी में बी पॉइंट वहां पर ने लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, तो यहां लिख देंगे उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। देखो इसका जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है उसकी चर्चा अपन ने लास्ट लेसन में कर ही ली थी, तो बार बार अपन एक ही चीजों को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, ये आप लोगों ने पहले भी कर रखा था। अब दो शक्तियां और है छोटी छोटी सी, वो अपन देख लेते हैं। तीन शक्तियां या तीन क्षेत्राधिकार हो गए। चौथा है रिट। देखो याचिका लिख दो आप, तो जैसे अपनी किताब में तो लिखा हुआ है याचिका, आपको याचिका याद नहीं रहे तो कह सकते हैं रिट, याचिका जारी करने की शक्ति। अब ध्यान रखना, वहां भी अपन ने लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय यदि हमारे, दोबारा सुनना, यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, चाहे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, चाहे भारत के किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। न्यायपालिका हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है, या हम कह सकते हैं 5 प्रकार की याचिका जारी करती है। 5 प्रकार की याचिका कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार पर्चा। ये 5 रिट वही हैं जो अपन ने सर्वोच्च न्यायालय में लिखी थी, तो वही बातें यहां लिखनी अपने को। तो इसमें लिखना आप उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए तथा अन्य मामलों में कितने प्रकार की रिटें? 5 प्रकार की रिट कह दो चाहे याचिका कह दो, एक ही बात है। 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। अब 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं वो देखना आप। 5 प्रकार की रिट में एक तो आता है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वही 5 नाम है जो अपन पहले लिख चुके थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगला है परमादेश, इससे अगला है प्रतिषेध, इससे अगला है उत्प्रेषण लेख, और इससे अगला है क्या? अधिकार पर्चा। कंप्लीट वही 5 रिट हैं जो अपन ने कहां लिखी थी? सर्वोच्च न्यायालय में लिखी थी। दोनों में अंतर कहां आता है कि भाई जो अपन ने सर्वोच्च न्यायालय की बात की थी, सर्वोच्च न्यायालय में जो 5 प्रकार की रिट थी वो तो थी अनुच्छेद 32 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और ये जो उच्च न्यायालय की रिट हैं ये है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद अगर आप याद रख सको, क्यों? तो इसमें अनुच्छेद 226 लिख देना, समझ के बाद। वरना अगर ये याद नहीं रहे तो अपने को यहां तक लिखना है। 4 क्षेत्राधिकार शक्तियां कंप्लीट। लास्ट शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। पांचवी शक्ति कौन सी है? न्यायिक पुनरावलोकन। देखो वहां भी अपन ने लास्ट वाली शक्ति देखी थी, संविधान का संरक्षण देखा था वहां अपन ने लास्ट में। तो वहां संविधान का संरक्षण जहां लिखा था ना अपन ने, वहां चाहे तो आप न्यायिक पुनरावलोकन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। संविधान का संरक्षण लिख दो चाहे न्यायिक पुनरावलोकन लिख दो।
यहाँ अपन ये पॉइंट लिखना चाहो तो ये लिख देना, संविधान का संरक्षण लिखना चाहो तो ये लिख देना। बस बात इतनी सी है कि अपनी किताब में ये दे रखा है इसलिए मैंने ये लिखा है, वरना संविधान का संरक्षण भी अपन लिख सकते हैं। अब देखना इसमें भी अपन वही बात लिखेंगे जो वहां लिखा था अपन ने। यदि राज्य विधानमंडल, राज्य वर्ड भी हटा दो आप, यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है, कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के खिलाफ हो। देखो लैंग्वेज अपन वो क्यों लिख रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंजिंग भी आती है, आप सेम लैंग्वेज याद रखना चाहो तो वो क्यों भी लिख सकते हो। यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के खिलाफ है तो उच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। इसे ही उच्च न्यायालय की क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। क्योंकि देखो संविधान जो भारत का बना हुआ है, इस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, न्यायपालिका की है। अब विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना देता है जो संविधान के खिलाफ है, तो संविधान के खिलाफ है तो मतलब संविधान की सुरक्षा तो कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका संविधान की सुरक्षा करने के लिए उस कानून को ही अवैध घोषित कर देती है, रद्द कर देती है। यही न्यायपालिका की कौन सी शक्ति कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। तो अपना जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी क्वेश्चन के साथ अपना जो 7वां लेसन था वो भी कंप्लीट। 7वें लेसन के टोटल 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, 5 वीडियो आप देखना। 6वां और 7वां लेसन जब भी पढ़ो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ताकि दोनों आपको एक साथ याद हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 8वें लेसन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।